ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स योर सेशंस के 14वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 14th एपिसोड है। हमारा विषय है कि कलयुग कब तक है, व्हेन विल कलयुग एंड। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे अवधारणा है, युग से तात्पर्य हमारा ये है कि कोई कालखंड है, कोई समय काल है जो काफ़ी बड़ा है, जिसे हम वर्षों में न नाप सकें। तो उसे पहले धारणा होती थी युगों की, महायुग की, तो उसे हम युग का नाम देते हैं। दोस्तों, वेदों में कभी, जितने भी वेद हैं हमारे पुराने, उसमें कभी भी किसी कालखंड को युग का नाम नहीं दिया गया। उसमें बस युगों युगों की बात करी गई है, या महायुग की बात की गई है, या मनवंतर की बात की गई है। लेकिन ये सब जो भी कॉन्सेप्ट थे सालों के, युग में कितने साल होते हैं, ये जाके हम जब 1000 BC में आपके पुराण लिखे गए, तब ये सभी जो चीज़ें हैं वो सामने आई। जैसे कॉन्सेप्ट है आपका दिव्य वर्ष का। दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष में 360 जो है मानव वर्ष होते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में हमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम धरती पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब 360 वर्ष बीत जाएंगे, तो देवताओं का जो है 1 वर्ष बीतेगा। तो इसलिए जो हम गणना है, जो वेदों में गणना दी गई है, जो विभिन्न श्लोकों में हमें मिलते हैं गणना, तो वो है कि 1200 वर्ष के मल्टीपल में, और जो सुपर साइकिल होगी वो 12,000 साल की होगी। 12,000 साल का भी जो नंबर है, हमें ये खगोलीय विज्ञान भी देता है, और हमें जो है हमारा पुरातन शास्त्र भी देता है, हमारी एस्ट्रोनॉमी भी देती है। दोस्तों, बहुत सी अवधारणाएं रही हैं। जैसे आपका सपोज जो ब्रह्मगुप्त थे, महान गणितज्ञ थे, वो जो है सपोर्ट करते थे हमारे पुराणों की अवधारणा को। जैसे उनका कहना था, जो स्मृति हैं, जो श्रुतियाँ हैं हमारी, जो उसमें कहा गया है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ जो आर्यभट्ट थे, महान गणितज्ञ, जिन्होंने कई सारे सूत्र प्रतिपादित किए, जिनका सूर्य सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हुआ, उनका ये कहना था कि ये जो युग हैं, ये ज़्यादा कम अवधि के नहीं हो सकते, इन्हें समान अवधि का होना चाहिए, और तभी ये जो पुरातन घटनाएं हैं उनको अच्छे से समझा पाएंगे। तो दोस्तों, आर्यभट्ट ने अपने परिचय में, जब वो 23 वर्ष के थे, तब उन्होंने लिखा था कि अभी जो है ये चतुर्युग के चौथे युग का 36वां वर्ष चल रहा है, और उस टाइम उनकी आयु 23 साल थी। और दोस्तों, कलयुग का जो स्टार्टिंग है वो हमें पॉइंट मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को एक भेलिया तीर मार देता है, और श्री कृष्ण जी की प्राण त्याग देते हैं, श्री कृष्ण जी शरीर त्याग देते हैं। तो उस क्षण से कलयुग मानते हैं। बाकी लोग ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, और तभी से कलयुग आता है। तो दोस्तों, जो तिथि हमें जो नक्षत्रों की जो गणनाएं हैं, उनके अनुसार जो हमें डेट मिलती है, वो हमें मिलती है तकरीबन 3102 ईसा पूर्व की, जब श्री कृष्ण जी ने यह लोक त्यागा था। और उसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ पे गृह युद्ध टाइप का हो गया था। द्वारिका नगरी ने जल समाधि दे दी थी, और आप कह सकते हैं कि द्वापर युग खत्म हो गया था। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त जी का ये मानना था कि जो महायुग है हमारा, इसे पुराणों में लिखा गया 43,20,000 वर्ष का होता है। और ये जो गणना है, ये नंबर है, ये पुराना नंबर है। ये वेदों में भी हमारा 43,20,000 साल ही लिखा है, जबकि युग की कोई धारणा वहाँ पे नहीं है। और पुराणों में क्या है, 40,000, 20,000, 40,20,000 को जब हम विभाजित करेंगे और फिर हम उसे अलग अलग बांटेंगे, तो उसमें जो
सबसे छोटा जो आएगा वो कलयुग आएगा। तो 1200 वर्ष इंटू 360 वर्ष, तो हमें 4,32,000 वर्ष मिलते हैं कलयुग के, जो पुराणों की अवधारणा है, जैसा पुराण हमें बताते हैं। और दोस्तों पुराण जो है, बहुत सारे पुराण थे पहले, उन्हें सूचीबद्ध करा था, अभी सूचीबद्ध करा था, कई सारे पुराणों को सम्मिलित करा था, 3-4 पुराणों से एक पुराण बनाए गए थे। तो वो सब कार्य अभी हुआ था दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में, और वो सभी कार्य हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग की मतलब महान देन है। और जो ज्ञान पुराणों में है उसमें कहीं कहीं ये भी लिखा है कि पुराण पहले आए थे और वेदों का कथन उसके बाद हुआ, जबकि कहीं कहीं, और हम सबको ये ज्ञात ही है कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो आपका ऋग्वेद किया जाता है, उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सब आते हैं। दोस्तों आर्यभट्ट ने जो सूर्य सिद्धांत में बताया गया था, तो उसमें ये था कि हमें जो है, जो पृथ्वी है वो अपने अक्षांश पे, अपनी धुरी पे झुकी हुई है। अभी जो करंट उसकी पोजीशन चल रही है वो है 23.4 डिग्री झुकी हुई है सूर्य की तरफ। और दोस्तों ये जो अंक है 23.4, ये 24 डिग्री तक पहुंचता है और कम होते होते ये 21.5 डिग्री तक जाता है। दोस्तों ये जो झुकाव है, इसे जो है बड़े परिवर्तन में हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी पे जो एटमॉस्फेयर का चेंज आता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में आता है जब ये थोड़ा सा भी चेंज होता है, मान तापमान में हो या फिर आपका इसे कह सकते हैं आइस एज कह लो, कहीं कहीं पे आती है। ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड में होता है। इसका साइकिल जो होता है ये लगभग 24,000 साल का होता है। इसे सूर्य सिद्धांत में भी यही कहा गया है। और जो हमारे नासा वासा के जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब खोज करी कि ऐसा होता है या नहीं होता, तो उन्होंने भी जो डाटा दिया गया वो लगभग 25,400 या 25,800 सालों का है। दोस्तों सूर्य सिद्धांत के 24,000 साल बहुत ही परफेक्ट हैं इसको बताने के लिए। और दोस्तों आधुनिक काल में हमें काफ़ी सारे ऋषि मुनि संत भी मिले जिन्होंने इस बात पे चर्चा करी, इस बात को आगे बढ़ाया, जैसे आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं। वैसे ही अभी 1894 ईस्वी में हमें हमारे एक संत थे, जिन्हें ज्ञान अवतार कहते हैं, युक्तेश्वर जी, उन्होंने अपनी बुक होली साइंस में काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ ज्ञान दिया गया है। और उनका कहना था कि ये जो है वेदों का ज्ञान जो है हमने निचोड़ के अपनी एक किताब में रख दिया है होली साइंस में। आप इसे पढ़ सकते हैं, होली साइंस बाय युक्तेश्वर जी। और इसमें जो अवधारणा दी गई है दोस्तों, ये है समान युगों के काल की तो है नहीं, लेकिन ये जो है लाखों वाले युग से अवधारणा को चेंज करके हमें हजारों वाले युग में, हजारों वर्षों वाले युग में ले आती है। इसमें दोस्तों वही अवधारणा है जो एक्सिस की है कि 12,000 साल की एक साइकिल होती है और फिर 12,000 साल की उसकी डिसेंडिंग साइकिल होती है। जैसे अगर हम मान लें कि हम कलयुग में चल रहे हैं, तो हो सकता है कलयुग से पहले वाला द्वापर युग हो। आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास एविडेंस है, उससे पहले राम जी आए थे, है ना, हमारे पास एविडेंस है, राम सेतु है। और फिर कलयुग के बाद क्या आएगा दोस्तों? कलयुग के बाद दोबारा कलयुग आएगा, है ना। जैसे संध्या काल होता है, जैसे सतयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या आएगा? दोबारा सतयुग नहीं आ सकता। सतयुग में क्या होता है? धर्म इंटू 4 है आपका, 4 गुना धर्म है कलयुग से। अब कलयुग में धर्म कितना है? मान लो 25%। अब उससे 100% बढ़ने के लिए पहले 50 होना पड़ेगा, 50 होने के लिए वो द्वापर युग में जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये सब बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही गणना करके ये सब धारणाएं बनाई गई हैं। ये सब जो अंक हैं, ये जो गणित है, ये सब बनाया गया है, बहुत ही वैज्ञानिक है। इसे बहुत ही अच्छे से इसको समझना चाहिए, तभी इसका कुछ लाभ हम ले पाएंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों युक्तेश्वर जी ने बताया था, जैसे सबसे छोटा वर्ष अगर होता है कलयुग,
तो उसको 1200 माना, उन्होंने दिव्यश का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। उसके बाद जो द्वापर है उसको 2400 माना, उसके बाद जो आपका त्रेता है उसको 3600 माना, और उसके बाद जो सतयुग है उसे 7200 माना। और इसी तरह जब इनको जोड़ेंगे तो हमें लगभग आपका 12,000 साल मिल जाते हैं, है ना दोस्तों। तो और फिर इन्होंने बताया कि 1200 साल हैं, इनको जो है 1000 साल का तो इनका पीरियड है और 100 साल के ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड संध्या काल बोलते हैं या प्रातः काल बोल दो, है ना। तो 1200 साल हो गया, 1000 साल का युग, 100 साल के ट्रांजिशन पीरियड उतरते चढ़ते हुए। लेकिन दोस्तों ये अवधारणा जो है इसके हिसाब से तो फिर इन्होंने गणना करी, फिर इन्होंने बताया कि 1700 ईस्वी में कलयुग जो है समाप्त हो चुका है। और हम जो है, इन्होंने 1894 में बात करी थी कि हम जो है द्वापर युग के 194 साल में है, 1894 में। तो दोस्तों ये सभी मानना और ये सभी गणना को झुठलाना या गणना को अपनाना, ये सब बहुत ही पेचीदा विषय है। इसे आप कभी शांत दिमाग से सोचेगा। और हम भी लेकिन इस बात को सपोर्ट नहीं करते, हम भी यही मानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, जैसा कि हमारी अवधारणाएं हैं। और हम आपको बताएंगे कि कलयुग कब तक चल रहा है और उसकी क्या मतलब अवधारणा है और क्या कैसे वो बच सकता है और कब ख़त्म होगा, ये हम आपको बताएंगे। और दोस्तों कलयुग की जो अवधारणा है इसमें हम आपको बताना चाहेंगे युगाब्द होता है हमारा 5100 कुछ युगाब्द चल रहा है, वो भी ठीक है। विक्रमी संवत होता है हमारा 2000 कुछ विक्रमी संवत चल रहा है, शक संवत 1900 कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक और कुछ होना चाहिए था ना, जैसे मौर्य काल में आपका विक्रमी संवत स्टार्ट हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने शुरू किया, और शक संवत शकों के टाइम पे शुरू हुआ। उससे पहले क्या होता था मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले होता था सप्तऋषि कैलेंडर। दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे आधुनिक और सबसे वैज्ञानिक कैलेंडर होता था सप्तऋषि कैलेंडर, जिसके आधार पे ही जो गणनाएं हैं, जो ग्रहों की चालें हैं, वो सभी हम आगे आगे विक्रमी संवत में तिथियां वही रहती हैं। संवत चेंज हो जाता है, उसके साल चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो तिथियां हैं, जो गणना है, जो ग्रहों की चालें हैं, जो इनको डिटेलिंग करी गई है, बताया गया है उस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वो सभी हमारा आदिकाल से चलता आ रहा है। सप्तऋषि कैलेंडर में जो है दोस्तों 6676 ईसा पूर्व को बताया गया है, इसका स्टार्टिंग हुआ था। और 6600 ईसा पूर्व में अगर हम दोस्तों ट्रांजिशन पीरियड 3000 साल और 3000 का 10% होता है 300, तो 300 ट्रांजिशन पीरियड हो गया। 3000 साल हमारा वो हो गया, टोटल पीरियड हो गया। तो हमारे इस टाइप से युग आएगा हमारा 2700 वर्षों का। और ये जो 2700 वर्ष हैं दोस्तों, ये काफ़ी रोचक तथ्य है, क्योंकि 2700 वर्ष एग्जैक्ट वो गणना है जब सप्तऋषि जो है अपने नक्षत्र जहाँ पे वो अभी हैं फिलहाल, वो पूरा आसमान का भ्रमण करके वापस से वहीं पे, या पृथ्वी घूमती है इसलिए, या तो वो वापस से वहीं पे उसी नक्षत्र में वापस आते हैं पूरे 2700 वर्षों बाद। तो इसीलिए ये गणना बहुत ही एक्यूरेट है। फिर 300 साल का ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसको जब वो 300 साल बीत जाते हैं तब वो जहाँ पे होते हैं वहाँ से नया युग स्टार्ट होता है उसी नक्षत्र से। ये सभी गणनाएं दोस्तों हमारे पास हैं। अब काफ़ी ऑब्जर्वेटरीज टाइप की हो गई है, नासा की काफ़ी आधुनिक चीज़ें उपलब्ध हैं कि हम नक्षत्रों की चाल डाल के उनका वर्ष बता सकते हैं। इसी तरह हमें महाभारत की डेट्स मिलती हैं, इसी तरह हमें राम जी का जन्म की डेट मिलती है कि 7000 और कुछ ईसा पूर्व में वो जो है उनका बर्थ हुआ था। जब हम रामायण में लिखे गए श्लोकों को जब नासा की ऑब्जर्वेटरी में उनको डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतने वर्षों पहले ऐसी घटना हुई होगी और ये नक्षत्र यहाँ पर थे। तो दोस्तों और जैसे हम अगर एग्जैक्ट बताते हैं तो आइस एज क्या होता है। आइस एज हमें 11-12 हज़ार साल पहले मिली, है ना। और नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न और साउथर्न में ही आइस एज होती है, जहाँ पे आइस ज़्यादा पड़ती है। यहाँ तो आइस का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम तो इक्वेटर वाले लोग हैं, हमें सबसे पहले सभ्यता हमारे पास ही आई। ग्रीस हो, मेसोपोटामिया में हो, या भारत हो, या कोई भी हो, इक्वेटर पे जो आसपास देश हैं वहीं पे सबसे प्राचीन सभ्यता है।
तो हम इसीलिए कहते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारी थी और पूरी पृथ्वी में हम भ्रमण करते थे। रामायण में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी ने बताया है कि पृथ्वी के तल के नीचे दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका का नक्शा कैसा है, वहाँ पे कैसे कैसे है और कौन लोग रहते हैं वहाँ पे, किसकी पूजा करते हैं, वो सब उन्होंने रामायण में लक्ष्मण जी ने वानरों को बताया था। अमेरिका नहीं कहा था उसे, यही लोग से पाताल लोक कहा था, या इसके दूसरी तरफ जाएंगे धरती से छेद करते करते नीचे से तो दूसरी तरफ जो खुलेगा वहाँ पे ऐसा है, ऐसा बताया था, जो कि काफ़ी कुछ मैच करता है। अभी भी वहाँ पे ऐसी स्मारकें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम उसे झुटला नहीं सकते, उसको अपना सकते हैं कि बिल्कुल सच बात है जो रामायण में कही गई है वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा। दोस्तों, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है 300 साल का होता है, इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं दोस्तों कि जैसे अगर हम सपोज करें तो 6676 में डिसेंडिंग द्वापर युग, आपका ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हुआ, जहाँ से कैलेंडर हमारा सप्तऋषि कैलेंडर की स्मृतियाँ हैं कि 6676 से स्टार्ट हुआ है द्वापर युग के साथ, और ये ख़त्म दोस्तों हुआ है 2700 वर्षों बाद 3976 BC में। उसके बाद अगर हम 300 सालों का ट्रांजिशन पीरियड मान लेते हैं तो 3976 से 3676 300 वर्षों में आता है। 3676 BC में दोस्तों हमें ये एग्जैक्ट ईयर मिलता है हमें जहाँ पे डिसेंडिंग कलयुग, डिसेंडिंग द्वापर युग के बाद डिसेंडिंग कलयुग स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों 2700 वर्षों के बाद 976 BC में डिसेंडिंग कलयुग भी खत्म हो जाता है। फिर ट्रांजिशन पीरियड आता है 300 वर्षों का 676 BC। दोस्तों 676 BC 300 वर्षों का ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड ये होता है जहाँ पे पूरी पृथ्वी पे आमूलचूल परिवर्तन होते हैं घटनाओं में, और ये वही काल है 976 BC से 676 BC जहाँ पे हमारी काफ़ी कुछ सभ्यताएं नष्ट हो गई, काफ़ी पुरानी सभ्यताएं ख़त्म हो गई, छोटे छोटे देश बहुत विशाल देशों को भी हराने लगे। तो ये ट्रांजिशन पीरियड वही है जिसे हम अभी जानते हैं, हम आसपास की घटनाओं को पहचानते हैं तो हम बता सकते हैं कि ऐसा हुआ था। 976 से 676 BC में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे दोस्तों। फिर इसके बाद ट्रांजिशन पीरियड आता है 300 साल का। उसके बाद दोस्तों डिसेंडिंग कलयुग के बाद असेंडिंग कलयुग, दोबारा से चढ़ने वाला कलयुग शुरू होता है। इसमें 676 BC से 2700 जोड़िए, इसमें क्या मिलेगा आपको दोस्तों? 2024 वर्ष है जहाँ पे असेंडिंग कलयुग खत्म हो रहा है। 2700 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांजिशन पीरियड है 300 वर्षों का 2324 में आपका ये पूरा होगा। उसके बाद आपका द्वापर युग, असेंडिंग द्वापर युग शुरू होगा। और ये जो घटनाएं हैं दोस्तों ये सप्तऋषि कैलेंडर से लिया गया है। हमारे काफ़ी विज्ञान जानकार हैं विभुदेव मिश्रा, उन्होंने भी थोड़ा रिसर्च करा था उसके ऊपर, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उनका नेट पे, तो वो आप भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। बाकी सप्तऋषि कैलेंडर में जो गणनाएं दी गई हैं बहुत ही चौंकाने वाली हैं, बहुत ही विस्मय करने वाली हैं। और दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये हमारे देश में जो हो रहा है, और बिल्कुल ही मतलब जैसे सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि 24 में मतलब आमूलचूल परिवर्तन हो और 24 में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो, जो कि पता नहीं कितने लोगों की मतलब दिल की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, मन की भावनाएं, अंतरात्मा जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर वर्षों की तपस्या है साधुओं की, जो कि राम मंदिर फलीभूत हो रहा है। और ऐसी घटनाएं होती हैं जब धर्म की स्थापना होती है और बहुत ही विशाल जनसमूह आध्यात्मिक बन जाता है। और आप भी कुछ सोचिए और हमें बताइए इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं जो हमने आज निष्कर्ष निकाला। और सप्तऋषि कैलेंडर में तो यही लिखा है कि उसके हिसाब से तो
अगर हम 3000 साल और 2700 वर्षों वाला बिल्कुल एग्जैक्ट मानते हैं और इस विषय को इस तरह से करते हैं कि सभी युग एक साथ हैं, तो हमें दोस्तों ऐसी गणना मिलती है कि हम बिल्कुल ही सही सही अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का प्रूफ दे सकते हैं। जैसे इसके अनुसार हमारा डिसेंडिंग कलयुग स्टार्ट हुआ था दोस्तों 12,676 बीसी से 9,976 बीसी तक। दोस्तों ये वही काल था जहाँ पे नासा की ऑब्जर्वेटरी में बता रही है कि राम जी पैदा हुए थे और राम सेतु वगैरह बना था। ट्रांजिशन पीरियड 300 साल का होता है दोस्तों, फिर से आमूल परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ और हुआ होगा दोस्तों। फिर उसके बाद त्रेता युग आता है दोस्तों 9,676 बीसी से 6,976 बीसी तक। ये एग्जैक्ट वही डेट है दोस्तों। 7,000 का हम बीसी की बात करेंगे जहाँ पे राम जी का जन्म स्थान हुआ था। सतयुग में दोस्तों पुराने इवेंट्स हैं और सतयुग बहुत बड़ा था। सतयुग से पहले भी एक असेंडिंग सतयुग होगा, फिर डिसेंडिंग आया, जैसे यहाँ पे कलयुग आया, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग आया। इसी तरह सतयुग से पहले भी 3000 साल का सतयुग था, फिर हमारा त्रेता आया राम जी का 7000 बीसी, ऑब्जर्वेटरी प्रूफ है हमारे पास। और इसमें क्या है 9,676 बीसी से लेके 6,976 बीसी तक एग्जैक्ट हमें बता रहे हैं त्रेता युग चल रहा है। और उसके बाद 300 साल का पीरियड, फिर हमारा जो द्वापर युग का पीरियड आता है डिसेंडिंग वाले 6,676 से 3,976 तक। ये एग्जैक्ट वही डेट है दोस्तों जो हमारे महाभारत में दिया गया है, जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है कि इस टाइम महाभारत चल रहा था दोस्तों। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें बता सकते हैं आपकी जो क्या आप सोचते हैं कलयुग के बारे में। क्या कलयुग सच में 2024 में ख़त्म हो जाएगा या कलयुग आगे भी चलेगा। और आप गणनाएँ सप्तऋषि कैलेंडर और विभुदेव मिश्रा जी और युक्तेश्वर जी, आर्यभट्ट जी का आर्यभट्टी है, सूर्य सिद्धांत, ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेट पे सब जानकारी फ्री में उपलब्ध है। आप भी हमें बता सकते हैं कुछ, आप अगर आपको कुछ पता लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड वाइब सीईओ दोस्तों आप जानते ही हैं। तो गुड वाइब सीईओ सेशंस का ये एपिसोड मैं यही विराम देना चाहूँगा। काफ़ी लंबा एपिसोड हो गया, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दी गई आज। और दोस्तों लिखिए आप कैसे एपिसोड चाहते हैं, कैसी जानकारी चाहते हैं, आध्यात्मिक, आर्थिक, किस टाइप के आप मनोवैज्ञानिक एपिसोड सुनना चाहते हैं। तो जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए एपिसोड के साथ, एक मज़ेदार जानकारी के साथ। आज का एपिसोड कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, हमें ज़रूर लिखिए। गुड वाइब सीईओ इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। और जल्दी मिलते हैं फिर गुड वाइब सीईओ सेशंस में। आई एम योर गुड वाइब सीईओ। ओम नमः शिवाय।